हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो चलिए फटाफट से हम अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको अगले कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनके बिना आप कभी 3D एडिटिंग कर ही नहीं सकते। तो प्लीज़ आप लोग इन बेसिक चीज़ों को स्किप मत करना। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को टी पैनल के बारे में बता देता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इनको ही टी पैनल ऑप्शंस बोला जाता है। अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर टी प्रेस करते हो तो ये टी पैनल ऑफ हो जाएगा, दोबारा टी प्रेस करने से ये टी पैनल ऑन हो जाएगा। इनमें से भी जो शुरुआत के दो ऑप्शंस हैं इनके बारे में अभी आपके लिए ना जानना ही बेहतर है, और अगले 4 ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। अगर मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवाऊं तो जो लास्ट गिज़मोज ऑप्शन है उससे आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ माउस की हेल्प से LMB दबाकर रखने से मूव, रोटेट और स्केल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसके बाद जो नीचे पेंसिल वाला ऑप्शन है ये बेसिकली नोट्स बनाने के लिए या फिर किसी चीज को नोट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं अपने माउस में LMB प्रेस रखकर कैसे मैं अपने चैनल का नाम इस 3D व्यू पोर्ट में लिख रहा हूँ। और इसके बाद वाला जो मेजरमेंट टूल है वो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मेजर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर इस क्यूब के पास जाकर मैं एक कॉर्नर से LMB यानी कि लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखता हूँ और अपने माउस को मूव करते हुए ऊपर की ओर ले जाता हूँ और LMB बटन को छोड़ देता हूँ तो इससे मुझे क्यूब की हाइट पता चल जाएगी। ऐसे ही हम किसी भी डायमेंशन को आसानी से मेजर कर सकते हैं। और जो लास्ट में आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है इससे हम बेसिक शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे क्यूबॉइड ड्रॉ करना है तो ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद व्यू पोर्ट में आकर LMB को प्रेस करके रखेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और अब LMB को छोड़ देंगे और हाइट बनाने के लिए अपने माउस को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब LMB बटन को प्रेस करके क्यूबॉइड कंफर्म कर देंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि LMB बटन से हम कंफर्म कर सकते हैं और RMB बटन से हम कैंसिल कर सकते हैं। सेम शॉर्टकट आप लोग यहाँ भी यूज कर सकते हो। एक बार फिर से बताना चाहूँ तो LMB बटन को प्रेस करके रखना है और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब LMB को छोड़कर हाइट बनाने के लिए माउस को ऊपर की तरफ मूव करना है। अब कीबोर्ड अगर गलत हो गया हो या फिर कैंसिल करना हो तो सिंपली RMB बटन प्रेस करेंगे। अब मैं आप लोगों को कर्सर मूवमेंट के बारे में बता देता हूँ। देखो जो ये बीच में आप लोगों को कर्सर दिखाई दे रहा है ये एक ओरिजिन होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐड में जाकर मैश में जाकर एक क्यूबॉइड को ऐड करता हूँ तो ये क्यूब एग्जैक्टली उस कर्सर के ओरिजिन पे ऐड हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट किसी और लोकेशन पे ऐड हो तो इसके लिए हमें अपने कर्सर को मूव करना पड़ेगा। और ब्लेंडर में कर्सर मूवमेंट के लिए जो शॉर्टकट यूज होता है वो है शिफ्ट प्लस RMB। शिफ्ट प्लस RMB से हम अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं और अगर अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो वो एग्जैक्टली वहीं पे ऐड होगा जहाँ पे हमारा 3D कर्सर है। अब अगर मैं आप लोगों को आउटलाइनर पैनल के बारे में बताऊं तो ये जो आपको राइट साइड में टॉप कॉर्नर के अंदर ये जो कलेक्शन वाला पैनल दिखाई दे रहा है इसी को आउटलाइनर पैनल कहा जाता है, जिसके अंदर हमें वो सारी ऑब्जेक्ट्स रखी हुई दिखाई देंगी जो कि हमारे 3D व्यू पोर्ट के अंदर रखी हुई है। इस आंख वाले ऑप्शन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर एक मंकी को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक मुजेन नाम का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर के अंदर मंकी को मुजेन कहते हैं। अगर हमें अपने आउटलाइनर पैनल में किसी भी कलेक्शन का नेम चेंज करना है तो सिंपली उस कलेक्शन के ऊपर डबल LMB प्रेस करेंगे और उसे एक नया नाम देकर एंटर दबा देंगे। वैसे रीनेम के लिए हम अपने कीबोर्ड में F2 बटन का भी यूज कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं और उनको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए हम किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक अलग कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये क्यूब और मंकी बेकार का माल है, इनको किसी दूसरे कलेक्शन में डालना है, तो LMB से हम क्यूब को और शिफ्ट प्लस LMB से मंकी को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में M बटन प्रेस करेंगे और एक न्यू कलेक्शन में जाकर कलेक्शन का नाम रखेंगे
अब आप देख सकते हो कि कैसे हमने एक कलेक्शन के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स कैद कर दी हैं और अब अगर हम गिज़मोज़ का यूज़ करते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव होंगी। इस तरीके से आपको किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कैसे पैरेलली मूव करना है इसकी ट्रिक भी पता चल गई है। इस ऑप्शन से आप कलेक्शन को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो और आग वाले ऑप्शन से आप सिंपली किसी ऑब्जेक्ट को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। अगर कोई कलेक्शन या ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं मिल रही है तो आप सिंपली सर्च बार में जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकते हो। अब इसके अंदर भी मैं आपको एक मस्त चीज बताऊं तो यहाँ पे आपको एक ऐड कलेक्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इससे आप एक कलेक्शन ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद अगर हम रीनेम करना चाहे तो F2 से रीनेम भी कर सकते हैं। और अब अगर हम चाहते हैं कि कोई भी दूसरी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स इस कलेक्शन के अंदर डालनी है तो सबसे पहले उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और M बटन प्रेस करने के बाद न्यू कलेक्शन में ना जाकर नीचे आपको कलेक्शंस के नाम दिखाई दे रहे हैं उस कलेक्शन पे सिलेक्ट करना है और आप देखोगे कि नई वाली कलेक्शन के अंदर ही हमारा कैमरा और लाइट ऐड हो गए हैं। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज पैनल के बारे में बताता हूँ। ये जो राइट साइड में आपको बड़ा सा पैनल दिखाई दे रहा है इसी को प्रॉपर्टीज पैनल बोला जाता है। और जो ये आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जैसे कि टूल्स, रेंडर, आउटपुट, व्यू लेयर ऑप्शन एक्सेट्रा, इनमें से सभी ऑप्शंस के बारे में तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इनकी आप लोगों को अभी जरूरत नहीं है। जब हमें मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और रेंडरिंग के वक्त इनकी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बेसिक से एक्सप्लेन करता चलूंगा। इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इनमें से कुछ ऑप्शन जो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है उनको मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो ये ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो फीचर्स है सिमिलर फीचर्स मैंने आपको एन पैनल के अंदर बताए थे जैसे कि लोकेशन, रोटेशन और स्केल को आप किस तरीके से सिर्फ माउस की हेल्प से कैसे चेंज कर सकते हो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आपने कोई गलत एक्शन ले लिया है, कोई गलत मूवमेंट कर दिया है या फिर कोई गलत रोटेशन कर दिया है तो उसको अनडू करने के लिए आपको कंट्रोल Z प्रेस करना है। कंट्रोल Z से आप किसी भी एक्शन को अनडू कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर आपको ये जानना है कि आपका कैमरा क्या कैप्चर कर रहा है, किस डायरेक्शन से कैप्चर कर रहा है, तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में नंपैड 0 प्रेस करना है। दोबारा नंपैड 0 प्रेस करने से हम लोग वापस कैमरे व्यू को ऑफ कर सकते हैं। अब मैं आपको इस आउटसाइड प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। इस ऑप्शन के अंदर आपको रेजोल्यूशन के अंदर जो 90/1080p का रेशियो दिखाई दे रहा है यही तो यूट्यूब वीडियो के लिए परफेक्ट रेशियो है। लेकिन अगर मुझे लेट्स सपोज इंस्टाग्राम के लिए कोई मॉडल या फिर कोई वीडियो बनानी है को भी मैं 1080 कर दूंगा। इससे देखो हमारे कैमरे का व्यू कैसे चेंज हो गया। इस तरीके से हम कैमरे एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। नीचे जो आपको FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इससे आप अपने FPS को भी चेंज कर सकते हो। जितना ज़्यादा FPS होगा हमारी वीडियो उतनी ही ज़्यादा स्मूथ बनेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हमारे जैसे कम बजट वाले PC के अंदर 24 या फिर 30 FPS रेजोल्यूशन ही ठीक रहता है। अब मैं आप लोगों को दो और अच्छी ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। अगर 3D व्यू पोर्ट के अंदर काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है और आपको मॉडलिंग में दिक्कत आ रही है तो आपको जिस ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कीबोर्ड में नंपैड स्लैश प्रेस करना है। इससे आप उस ऑब्जेक्ट को आइसोलेशन मोड में देख पाएंगे। दोबारा नंपैड स्लैश प्रेस करके आप लोग वापस नॉर्मल मोड में भी जा सकते हो। बिल्कुल इसी के सिमिलर एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को
इंडिविजुअली देखना है तो आप लोग नंपैड पीरियड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कि इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, तो देखो अगर आपको 3D स्पेस के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट को देखना है, सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो आप लोग नंपैड स्लैश का यूज करोगे। और अगर आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना है और जो आसपास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो न गायब हो, तो इसके लिए आप नंपैड पीरियड का इस्तेमाल करोगे। अगर मैं आप लोगों को आखिरी वाले ऑप्शन के बारे में बताऊं जो कि आपके लिए हाईली इम्पोर्टेंट है, वो है मटेरियल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हो और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप बेस कलर को भी चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आप लोग कहोगे कि कलर तो चेंज हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग अभी सॉलिड मोड में है। सॉलिड मोड में आपको कलर्स दिखाई नहीं देते हैं, इसके लिए आपको सेकंड वाले मटेरियल मोड में जाना पड़ता है। अब आप देख सकते हो कि कैसे कलर शो हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि हमारा क्यूब लकड़ी जैसा या फिर ग्लास जैसा दिखाई दे, तो इसको हम अपने रफनेस वाले ऑप्शन से बढ़ा या फिर कम करके मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज ये थी थर्ड वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर। इसके बाद एक लास्ट वीडियो और आएगी बेसिक ऑफ ब्लेंडर के लिए, जिसके अंदर हम एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग मॉडलिंग करना शुरू कर देंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के